हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपके मॉडल पेपर नंबर 6 है जो आपके साइकोलॉजी से संबंधित है। तो हमने इससे पहले 5 ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सभी अपलोड कर दिए, ठीक है। तो 6 नंबर में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है जीन प्याजी के बारे में असत्य है। आपको असत्य कथन इसमें से चूज करना है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना, जैसे ही हम ऑप्शन करके एक एक देख लेते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास है वो व्यवस्थित अध्ययन वो अवस्था है, ये बात तो सही है। मूल सक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की समझ भी हो जाती है और साथ ही साथ पलटन है, यानी आपसे ये कह रहा है कि एक तो कंजर्वेशन है, इंग्लिश में कहते हैं संरक्षण को, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी आयतन के बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ विकसित हो जाती है, ये बात सही है। और साथ ही साथ आपकी पलटा विचिंतन कह लीजिएगा या इसे आप पलटन कह लीजिएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी, इसका भी कह सकते हैं समझ विकसित हो जाती है। बाकी 3 नंबर कथन इस प्रकार है, यह ऑप्शन भाषा व चिंतन एक अलग अलग प्रणाली है, ये भी बात सही है, इसे मैं अभी समझा दूंगा। बाकी ये 4 नंबर ऑप्शन है चिंतन है वो भाषा का वाहक है, तो ये भी बात सही है। बाकी 5 नंबर है सजीववाद की प्रवृत्ति है वो मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है, ये गलत है, मूर्त नहीं होगी ये। कह सकते हैं जो सजीववाद है ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है, न कि आपकी ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र मानी जाती है पूर्व की 2 से 7 वर्ष। तो ओवरऑल कहें तो सजीववाद यानी जिसे कहते हैं एनिनिज्म बोलते हैं, यानी आप वैसे बोल सकते हैं कि एनिनिज्म तो ये होता है कैसे बोल सकते हैं, जो आपकी जो निर्जीव चीज़ें होती है ना उनमें वो सजीव गुण देखता है, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 के मध्य में, तो हम ये कहते हैं सजीववाद की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 5 है वो गलत है। देखिएगा जो जीव प्याजे है ना, और ये कहते हैं कि पहले बच्चे के माइंड में चिंतन आता है और उसके बाद भाषा आती है। जबकि एक नाम और होगा, सुना होगा आपने वाइगोत्स्की, वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे के जो माइंड होता है ना उसमें पहले भाषा आएगी फिर उसके बाद में चिंतन आएगा। बस ये ध्यान रखें, इनमें यही मत ये अंतर देखने को मिलता है जीन प्याजे और वाइगोत्स्की में, और ये क्वेश्चन सीटेड वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं कि जीन प्याजे ये कहते हैं चिंतन पहले होगा फिर भाषा बाद में आएगी, और वाइगोत्स्की ये कहते हैं पहले भाषा आएगी फिर बाद में चिंतन। बस इतना ही इनमें दोनों को कह सकते हैं मतभेद मिलता है दोनों के अंतर्गत। तो हम ये कहेंगे इनमें से गलत कौन सा था, हमें तो असत्य ही पूछा था, तो इसमें से 5 नंबर ऑप्शन है ना वो गलत है, बाकी सभी सही थे 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हालांकि इसका राइट आंसर इसमें 1 दे रखा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखिएगा इसमें कह रहा है क्या है, सही बताना है। जैसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है यह ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं हमारे तनाव या टेंशन और जो प्रेशर होता है उसको कम करती हैं और समाप्त भी करती हैं, ये बात सही है। 2 नंबर ऑप्शन है मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, ये बात सही है। युक्तिकरण या तार्किकरण जिसे रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ये पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न आना, यानी आप फेल हो जाए, ठीक है। तो आप या अच्छी कह सकते हैं आप एग्जाम दिया उसमें आपके क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं या आपने पढ़ाई अच्छी से नहीं की है, तो आप उसका एक रीज़न देंगे। और रीज़न मीन्स ये है कि युक्तिकरण का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में झूठ बोल रहे हैं तो उसके साथ में एक तर्क होना चाहिए, यही होता है आपका युक्तिकरण या तार्किकरण। जैसे कि पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना या टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, यानी आप तर्क दे रहे हैं जो आपके साथ गलत हुआ है या जो घटित घटना है उसके संबंध में आपको तर्क देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही दे रखा है कि पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न आ गए थे इस वजह से हम एग्जाम पास नहीं कर पाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। एक ये भी एग्जाम्पल लिया जाता है, चोर का चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कहना कि मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं बुरी संगति में रहता हूँ, क्योंकि जिस कल्चर या समाज में मैं रह रहा हूँ वो सभी चोरों का एरिया है, तो मेरी आदत उन्हें देखते ही पड़ गई। तो यानी यह है कि तर्क दे रहा है, वो चोरी गई है उसकी वजह से, ठीक है। तो यानी तर्क होना चाहिए आपके पास, वो युक्तिकरण का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। या जैसे ही आप दूसरे शब्दों तार्किकरण कह रहे हैं। बाकी 4 नंबर ऑप्शन ये है कि दमन है वो बिना जानकारी की अचेतन मन में दबा देना, ये बात सही है। प्रक्षेपण का मतलब होता है आप अपनी कमी या दोषों को दूसरों पर डालना, जबकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना, ये नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे हमें क्या पूछा था, सही पूछा था, तो 1 सही था, 2 सही था, 3 सही था, 4 सही था, जो 5 नंबर है वो गलत हो जाएगा। तो हमें सही पूछे थे तो हमने लगा दिया 1 नंबर ऑप्शन। हालांकि प्रक्षेपण का मैंने ये तो बता ही दिया है कि अपनी गलतियों को दूसरों पर डालना, लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे
जैसे नाच न जाना आंगन टेढ़ा, यानी मैं बोल के बता देता हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फेल होने पर टीचर ने सही नहीं पढ़ाया या पेपर टफ था, ये भी प्रक्षेपण का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और एक ये परीक्षा में कुछ पूछा हुआ है या NCERT बुकों में दे रखा है ये एग्जाम्पल, अपने आप को ये समझाना कि मैं पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, तो ये भी प्रक्षेपण में ही आएगा। ठीक है, तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल बताए, बाकी ये सही थे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये कह रहा है कि सही बताइएगा। जैसे वय संधि काल है, उत्तर किशोरावस्था होती है, तो ये तो गलत है। ठीक है, बाकी मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार की चालक होती है, यानी ये बात सही है, क्योंकि ये विलियम मैक्डूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की बताई थी। जो स्ट्रॉन्ग प्रपत्ति है, ये अभिक्षमता नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट या रुचि से संबंधित होता है। ठीक है, ये हमने शायद मॉडल पेपर नंबर 3 या 4 में किया था, स्ट्रॉन्ग प्रपत्ति। ठीक है, बाकी एकात्मकता बनाम हताशा की अवस्था ये एरिक्सन की है, तो ये भी बात सही है। ओवरऑल कहें तो हमने 2 नंबर ऑप्शन और 4 हमें सही पूछे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी वय संधि काल है, ये वाला गलत दे रखा था, और 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें पूछा है सही बताइएगा। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी शास्त्र भी बोल सकते हैं इसे, जिस शिक्षा शास्त्र बच्चों की जो अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है, ये बात कथा, यानी ये स्टेटमेंट सही है। गतिविधि आधारित अधिगम, इसे ABR बोलेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, न किसी होगा यहाँ पे करके दिखाना होता है, ये बात सही है। निर्माणात्मक, इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ये निर्धारणात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। आप ऐसे कह सकते हैं, देखो जब मूल्यांकन पढ़ेंगे ना, उसमें रचनात्मक भी आएगा, एक युगात्मक भी आएगा, उसमें निर्धारणात्मक भी आएगा। हालांकि निर्धारणात्मकता यानी जो आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, वो आपकी बच्चों की कमी या कारण जाने जाते हैं उसके थ्रू। ठीक है, और फिर इसे जानने के बाद इनका उपचार किया जाता है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये इसी से संबंधित है। हालांकि जो रचनात्मक होता है, इसमें तो ये आपकी शिक्षण प्रक्रिया के ड्यूरिंग होता है, यानी दौरान ही। ठीक है, मान सकते हैं, इससे करेक्ट है ये। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, ये NCERT 2005 कहता है, और मूर्त प्रतिनिधान अवस्था के प्रतिपादक ब्रूनर है, तो ये भी सही है। ओवरऑल कहें तो सभी कथन सही थे, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जहाँ पर ब्रूनर आया, तो इनके बारे में 2-3-4 जानकारियाँ हैं, वो जान लीजिएगा। वो जानकारियाँ ये हैं कि देखो, ब्रूनर है ना, इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 अवस्था में बांटा है, जिनमें से इनएक्टिव बोलते हैं एक को, दूसरी को आइकॉनिक, तीसरी को सिंबॉलिक। पहली बात तो ये है। ठीक है, ब्रूनर को ही SSD, यानी जो हम ये कह सकते हैं, एक तो स्कैफोल्डिंग शब्द दिया था, दूसरा S का मतलब होता है स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो स्पाइरल होना चाहिए, और D का मतलब होता है डिस्कवरी अप्रोच, यानी खोज उपागम की भी संप्रत्ति है, वो किसके द्वारा दिए गए, ब्रूनर के द्वारा ही। एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, बच्चे को किसी भी लेवल पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कथन है आपके ब्रूनर से संबंधित है, तो ये 5 ही सही थे, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, कौन सी प्रक्रिया जिसमें बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सृजन करता है, या सृजन बोल सकते हैं, या क्रिएटिविटी दिखाता है, तो ये आपके समाजीकरण से ही संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है किन के लिए, तो हम कहेंगे ये तो इसके अंतर्गत निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण चलता है, साथ ही साथ व्यापक अनुभव प्रदान करता है, और रचनात्मक मूल्यांकन भी साथ में चलता है इसका, और ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यानी ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जैसे CCE बोलते हैं ना, ये तीनों ही कथन इसके बारे में सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7वां है, ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी एक तरह से आपको वो चीज़ चूज करनी है जो गलत है। इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है निजी भाषा वाइगोस्की की है, तो ये बात तो सही है। क्यों, देखो वाइगोस्की पढ़ेंगे ना, तो वाइगोस्की है बच्चों के बारे में 3 प्रकार की भाषाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी, इसमें तो निजी दे रखी है, निजी का मतलब होता है एक तरह से प्राइवेट स्पीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं तीनों ही बता देता हूँ। एक तो होती है सोशल स्पीच, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोशल स्पीच। दूसरी होती है आपकी, ठीक है, दूसरी होती है प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच इसे बोलते हैं हम निजी भाषा। तीसरी होती है साइलेंट इनर स्पीच, ये सभी क्वेश्चन बने हुए हैं, साइलेंट इनर स्पीच। अब इनकी विशेषता ये है, देखो सोशल का मतलब होता है बच्चा है टूटे फूटे शब्दों में दूसरे से बात करे, उसे तो बोलेंगे सोशल स्पीच। निजी का मतलब ये है कि बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, यानी अपने आप से कह सकते हैं निज बात स्वयं या स्वयं से बातें करना,
या खुद को डायरेक्शन देते हुए बातें करना, ये शब्द है ना ऑलरेडी परीक्षा में ये शब्द पूछे हुए हैं, तो ये आपका संबंधित होता है प्राइवेट स्पीच से। साइलेंट स्पीच का मतलब होता है मन ही मन में सोचना, एक तरह से, ठीक है, मन ही मन में सोचना। तो ये 3 प्रकार थे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जैसे पूछा है, ठीक है। ये तो संबंधित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो खिलौनों की आयु है, ठीक है, तो इसे कह रहे हैं टॉयज, और ये आपके रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सही बात है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बाकी एनसीएफ 2005 है, गुणवत्ता आयाम बालक के संरचित अनुभव को महत्व देता है, ये भी बात सही है, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण अनुदेशन है, समावेशी यानी समावेशित शिक्षा वो निःशक्त बालकों के लिए नहीं, सभी के लिए है, निःशक्त की जरूरी थोड़ी है, इसमें आपके प्रतिभाशाली भी आ जाएंगे, इसमें आपके औसत भी आ जाएंगे, इसमें अलावान्वित भी आ जाएंगे, और अन्य बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि समावेशी का मतलब है सभी प्रकार के बच्चे एक साथ शिक्षा लें। बाकी भाषा अब बोधन विकार है वो पठन वैकल्प है। हालांकि देखा जाए इसमें पूछा था सही नहीं है, देखो ये सही था, ये सही था, ये सही था, ठीक है, ये भी हालांकि सही माना जाएगा, निःशक्त बालक का मतलब इसमें और भी आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन हमें सही बताना था। तो देखो भाषा अवबोधन विकार है वो पठन वैकल्प है, यानी आप भाषा को एक तरह से समझ नहीं पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे, तो वो पठन वैकल्प है, यानी डिसलेक्सिया में आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 5 सही है, 6 सही है। तो इसमें से हमें क्या पूछा था, सुमेलित नहीं है यानी गलत है, तो शिक्षण का अनुदेशन है, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, ना कि इसका 1। अगर यहाँ पे ये कहता कि सुमेलित यानी सुमेलित है या सही है, तब इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइड के बारे में यानी सिगरेट प्राइड के बारे में सही है, तो देखिएगा, देखो जो जानते हैं उसे देख लीजिएगा। जैसे बाल विकास की इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, सही बात है। मनोगति की उपागम की व्याख्या की, ये भी बात सही है। अचेतन मन की तुलना बर्फ के निचले हिस्से से की है। अगर ऊपरी हिस्से की बात करें तो वो 1/10 होता है जो चेतन मन से संबंधित होता है, और जो पानी के अंदर होता है वो 9/10 होता है जो अचेतन मन से संबंधित होता है, ये भी बात सही है। लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति बल होता है, ये भी बात सही थी, ये सही है थे, यानी 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या रखना, देखो विस्मृति का अध्ययन किया है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं फिर एक काम करता हूँ, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो फिर एक काम कीजिएगा, इसमें आंसर लगाए ना इसे ही मान लीजिएगा, क्योंकि देखो मैंने पढ़ा नहीं है। विस्मृति वगैरह तो इनके नाम आते हैं, जैसे एबिंगहॉस हो गया, ठीक है, और आपका सिपरिन हो गया, इनके नाम आते हैं इनके बारे में, तो ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा नहीं है, तो मैं तो फिर इसी पे जाऊँगा जो राइट आंसर लगा हुआ है, ठीक है, 4 नंबर पे। क्योंकि हो सकता है पढ़ा हो, मेरे जो थ्योरी है उसमें तो ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने विस्मृति के बारे में बताया है, ठीक है। बाकी है बताया होगा तो मुझे मालूम नहीं है, मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इनके बारे में तो पढ़ा है, तो इस वजह से मैंने लगा दिया 2 3 4 5, ठीक है। हो सकता है ये भी हो, तो इस वजह से हम 4 पे चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में लगा हुआ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो हम कहेंगे अर्थपूर्ण सीखना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। आपने अगर डेविड आसुएल पढ़ा हो तो वो भी इसी बात को कहते हैं, उनमें 4 स्टेप सीखने के बताते हैं, तो उनमें एक ये भी होता है, इसे बोलते हैं मीनफुल लर्निंग, यानी आप अर्थपूर्ण सीखना ही एक अर्थ निर्माण की प्रोसेस में आएगा, तो ये अच्छा माना जाएगा, यानी सीखने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 10 नंबर के, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम क्या है, तो ये आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है कि सक्रिय और सामाजिक, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें से मिलान नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। जो संगीतात्मक बुद्धि होती है ना, ये जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, ये कभी भी नहीं होगी, तो वो तो आपके जो संगीतकार होंगे ना, जो गीत गाते हैं उनमें होगी, ना कि आपके कवि में तो फिर भाषिक हो जाएगी, ये वाली है ना भाषिक वाली। तो ये वकील और कवि, इनमें भाषिक बुद्धि होगी, और बाकी स्थानिक मूर्तिकार में हो जाएगी। और अंतर्वैयक्तिक, ये एक तरह से इंग्लिश में ही समझ लीजिए, इंटर होती है ना, इंटर इंटेलिजेंस ऐसे बोलेंगे इसे, एक तो होती इंट्रा, एक होती इंटर। तो इंटर वाली होती है ना, वो संबंधित होती है दूसरों की भावनाओं या नज़रिए को समझने वाली, तो वो पे चिकित्सक में होती है, या यहाँ पे विक्रेता था तो भी चल जाता, क्योंकि इसके क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। जो इंटर वाली होती है वो दूसरों की भावनाओं को समझने वाली होती है, चिकित्सक, विक्रेता, ठीक है।
स्थानिक में मूर्तिकार हो गई। और संगीतात्मक में मैंने बताया ना, संगीतकार कोई भी गायकार हो, तो ये कवि में तो होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में एक मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, तो अगर इनमें देखें तो अधिगम सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता या जो निर्योग्यता बोल सकते हैं, नियोग्यता नहीं होती, निर्योग्यता हो गई है, ठीक है, निर्योग्यता की पहचान करता है, तो इसमें से कौन सा होगा। जैसे ईगो का लिखना, यानी ये लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक ये समझिएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन ये कह रहा था कि कौन सा व्यवहार है बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। जैसे अगर ईगो का लिखता है, ठीक है, ये भी एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, समझ रहे हो। संवेगात्मक अस्थिरता, यानी उसके संवेगों पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी होगी। स्मृति, चिंतन, पठन योग्यता का अभाव होना, तो ये यानी ये सभी है ना, ये सभी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, या लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, निर्योग्यता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, इसमें से हमें सही बताना था, तो देखिएगा। जैसे वाइगोस की है, ये कहते हैं बच्चे हैं समवयस्कों के साथ अंतक्रिया करके सीखते हैं, तो ये बात सही है। समवयस्क यानी अपने से बड़े, घर परिवार कोई भी हो सकता है, उनसे अंतक्रिया करके सीखते हैं। बाकी 2 नंबर है बुद्धि है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय यानी सेट है, ये बात सही है। बाकी परिवार है बच्चों के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये भी बात सही है। विकास है क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है, ये भी बात सही है। विकास एकलयामी होता है, ये गलत है। जो आपका विकास है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, यानी बहुआयामी होगा, ना कि एकल आयामी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या पूछा था, सही, तो ये गलत हो गया, तो फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सुमिलित है यानी जो बिल्कुल कह सकते हैं मिलान है, वो चूज करने हैं। जैसे संवेगात्मक बुद्धि है वो आपकी अंतर्वैयक्तिक, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। हालांकि देखा जाए तो जब हार्वर्ड गार्डन पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपकी इंटर और आपकी इंट्रा, ये दोनों ही काम करती हैं, इंटर और इंट्रा। और चाहे वो संवेगात्मक बुद्धि हो तो भी ये यही काम करेगी, इंटर इंट्रा, समझ रहे हो ना, दूसरों की भावनाओं को समझना और खुद की समझना, तो ये सही है। बाकी सामाजिक अधिगम है, ये प्रतिधारण, प्रत्यक्ष अधिगम, ये सभी बांटुरा से संबंधित है, ठीक है। बाकी अभिप्रेरणा चक्र होता है, पहले हमें नीड होगी, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे जो प्रबल होगा, फिर हमें उत्तेजना की यानी उत्तेजना अचीवमेंट होगी, फिर उसके बाद जो भी हमने उत्तेजना अचीवमेंट कर ली है उसके बाद जो भी उत्तेजना है वो कमी होती जाएगी, तो ये एक चक्र है। और 4 नंबर ऑप्शन ये मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, यानी सही है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों का ही मिश्रण होता है एक तरह से, तो हम ये कहेंगे ये सभी सही है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सही नहीं है, तो देखिएगा क्या नहीं है, वो SCL की बात करते हैं, यानी सोशियल ऐसे, सही बात है, कल्चर सांस्कृतिक से, लैंग्वेज भाषिक, तो वो फिर जैविक की बात नहीं करेंगे। जैविक की तो बात है वाइगोत्स्की की, सॉरी आपके जीन पे आज हुए या आपके बहुत सारे जो वंशानुगत से संबंधित होते हैं ना सिद्धांत, वो जैविक ही होते हैं मोस्टली, ठीक है, तो इसकी बात नहीं की है 3 नंबर ऑप्शन की। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमिलित है जैसे कि संसाधन पूर्ण संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग से संबंधित है। देखिएगा एक ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी, ट्राइआर्किक, तो ये वाली थ्योरी दी थी, जैसे त्रितंत्र या त्रिचावी कुछ भी कह लीजिएगा, ठीक है, हिंदी कुछ अलग होती है लेकिन इंग्लिश याद रखिएगा, ठीक है, ट्राइआर्किक। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एक तो होता है कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, और एक होती है प्रैक्टिकल, और एक होती है आपकी कंपोनेंट्स, ये 3 प्रकार बताए थे, जिनमें से एक पूछिए संदर्भ, तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है, ये बात सही है। विषम नैतिकता है, जीन प्याज ने बताई थी, ये बात सही है, ये आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है, ठीक है, तो ये संबंधित होगी। बाकी सफलता की इच्छा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुगत कारक तथा के मध्य की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम होती है, तो हम जानते हैं वंशानुगत के साथ वातावरण साथ ही साथ चलेगा, तो वातावरण आएगा इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है प्याजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा आवश्यक है, और प्याजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के लिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिएगा सादृश्यता एवं सहायता, ये तो आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। हालांकि क्रिएटिविटी शब्द सही है, लेकिन बात ये है कि वो तो हमें तो संज्ञानात्मक भाग की बात करनी है, वो भी जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, तो वो अनुकूलन में 2 अवस्थाएं बताते हैं अपनी, वो अवस्था अनुकूलन
अनुकूलन में एक तो आती है एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, ये कथन किसका है, तो ये वॉटसन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा जैसे प्रत्यक्षीकरण है, जिसे परसेप्शन बोलते हैं, ये पूर्व मानसिक क्रिया है, ये बात सही है। जिसे परसेप्शन बोलते हैं ना, तो वो यही है, यानी एक तरह से आप कैसे देखते हैं दूसरे को उस हिसाब से। बाकी ये 2 नंबर संवेदना के स्तर है, ये संवेदी सीमांत होते हैं, निरपेक्ष सीमांत होते हैं, विभेदक सीमांत होते हैं, यानी एक तरह से ये प्रकार ही है। संवेदना होती है हमारे शरीर के संवेदी ग्राहक द्वारा प्रारंभिक सूचना होती है, ये भी बात सही, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सी अधिगम सिद्धांत है जो उद्दीपक उद्दीपक के मध्य साचार की बात करता है, तो वो करता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। ये प्राचीन यानी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, ये आपकी पावलर से संबंधित है, जिन्होंने कुत्ते के पेरोटिस ग्रंथ पर प्रयोग किए थे, कह सकते हैं लार ग्रंथि पर। बाकी अव्यक्त अधिगम की बात करते हैं टोलमैन, ठीक है। प्रेक्षण की बात करते हैं बांडुरा, और बांडुरा के साथ है रीट में एक क्वेश्चन आया था, बाल्टर भी है, ये भी ध्यान करना, ठीक है। बाल्टर क्रिया प्रसूत है, ये तो स्किनर जी है अपने स्किनर, ठीक है। तो हमें ओवरऑल पूछा था उद्दीपक उद्दीपक का मतलब एस के मध्य में किसकी कौन इसके बारे में बात करता है, साचार की, तो साचार की तो बात पावलर ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही कथन बताइएगा। जैसे कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया होती है, ये बार्टलेट का कथन है, ये ठीक है, बार्टलेट। बाकी स्मृति बहुतत्व मॉडल बेडले ने दिया था, और बाकी स्मृति की प्रक्रिया ये तत्व 3 होते हैं, जैसे कूट संकेतन, जैसे एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और भंडारण यानी स्टोरेज, पुनरुद्धार इसे बोलते हैं रिट्रीवल, ठीक है। हालांकि देखा जाए स्मृति के 3 तत्व है ना, ये बताए थे आपके एबिंगहॉस ने, नाम सुना होगा एबिंगहॉस, उसके द्वारा बताए गए थे। हालांकि हमें इसमें से सही कथन बताना था, एक ऑप्शन और बच रहा है, उसे देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि जो दीर्घकालिक स्मृति होती है ना, वो घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक होती है। तो ओवरऑल जितनी भी है ना हमने बात की है, जैसे कि चलो इधर आइएगा, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि स्मृति के बारे में ये बताया गया है कि जो स्मृति, हालांकि ये स्मृति नहीं है, स्मृति है ये, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर कैसी है, सक्रिय और रचनात्मक है। तो ये 12 लीट है ना, इसका ही कथन था, यह स्टेटमेंट था, तो ये सही है। स्मृति का बहुतत्व मॉडल है, ये बेडले ने दिया था, और स्मृति की प्रक्रिया ये एबिंगहॉस ने 3 स्टेप बताए थे, 1 2 3, तो ये क्रम है। बाकी जो आपकी एक सेकंड, जो आपकी दीर्घकालिक स्मृति होती है ना, इसके अंतर्गत आती है आपकी घोषणात्मक और आपकी प्रक्रियात्मक, तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। जीन प्याजी के बारे में सत्य बताइएगा। ये कह रहा है अनुकूलन होता है वो, यानी अनुकूलन की जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया में आत्मीकरण और समंजन शामिल होते हैं, यानी वही है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये बात सही है। स्कीम और स्कीमा शब्दों का प्रयोग व्यक्त ज्ञान के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखो स्कीम्स तो अलग चीज़ है, स्कीमा अलग चीज़ है। स्कीमा का मतलब जो भी आप समाज में जो चीज़ देखते हैं, ठीक है, जो सीखते हैं, वो सब स्कीमा में स्टोर होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है कि मूल सक्रियात्मक है वो विपरीत विचारों, दिशा का ज्ञान, रिश्तों का ज्ञान। ओवरऑल कहें तो ये 7 से 11 होती है, चाहे तो वो विपरीत रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग हो, या दिशा का ज्ञान हो, रिश्तों का हो, या क्रम निर्धारण का हो, या आपका वर्गीकरण का हो, यानी और या संरक्षण का हो, ये सभी चीज़ें विकसित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वाइगोज के बारे में सही है, तो देखिएगा। ये कह रहा भाषा यंत्र का विकास है सामाजिक संपर्क में होता है, ये बात सही है। सामाजिक वो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, हाँ वही बात एक ही है ये तो, ठीक है। निकटतस्थ और यह संभावित विकास जेडपीटी नहीं दिया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जेडपीटी तो दिया था। बाकी आंतरिक भाषा का उल्लेख मिलता है, यानी इंटरनल स्पीच का 1 2 और 4, ये सही, 1 2 4 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हालांकि जेडपीटी इन्होंने ही दिया था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोजन करना, पानी पीना, सोना, काम उत्तेजना, संवेग क्रिया है, ये नियंत्रण किसका होता है, ये हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है, तो मस्तिष्क में होता है। बाकी इसमें और क्या है, सोना, पीना, खाना, काम उत्तेजना या लव वगैरह, ये सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी। जैसे विकास होता है, जैसे सिर से पैर, ये बात तो सही है, लेकिन आपाती का मतलब क्या होता है वो अभी पता पड़ेगा। भीतर से बाहर संचय होता है, एकीकृत या वर्तुलाकार होता है। देखिएगा सिर से पैर होता है, इसे बोलते हैं सेफेलोकोडल, ठीक
ठीक है, सेफेलो कोडल, तो ये बात तो सही है कि वो सिर से पैर होता है। भीतर से बाहर का मतलब होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो ये भी बात सही है। तो यानी सिर से बाहर कह लीजिए, भीतर से बाहर कह लीजिएगा या केंद्र से बाहर कह लीजिएगा या केंद्र से पर्दी की ओर कह लीजिएगा, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं इसे। संचयी यानी क्यूमुलेटिव प्रोसेस होती है, ये बात सही है। एकीकृत तो वर्तुलाकार यानी इंटीग्रेटेड और स्पायरल, ये सभी चीज़ें विशेषता है ना, और ये आपकी संबंधित हो जाएंगी आपके विकास से। बाकी परिपक्वता व अधिगम की भूमिका नहीं होती है, ये गलत दे रखा है। क्यों कि जब भी हम परिपक्वता और अधिगम की बात करते हैं ना, इनका अगर मल्टीपल कर दें तो वही विकास होता है, ठीक है, समझ रहे ना। यानी मैच्योरिटी होती है, यानी अब ऐसे कर लेंगे, क्या करेंगे, जो आपकी परिपक्वता और अधिगम का जो मल्टीपल होता है ना गुणात्मक भाग, वो विकास ही होता है एक तरह से। और जबकि ये कह रहा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों ही कथन सही थे और जो 5वें नंबर का गलत था। क्वेश्चन नंबर 28 से सत्य कथन बताइएगा। ये कह रहा है चिंतन मानसिक क्रिया जिसमें जैसे प्रतिमा, प्रतीक, तर्कण, समस्या समाधान शामिल होते हैं, ये बात सही है। समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक यानी रैंडमली अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है, ये बात सही है। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन का संबंध होता है प्रतिभाशाली से, और जो आपका सृजनात्मक वाला होता है इसका संबंध होता है अपसारी चिंतन से, तो ये ध्यान रखना है। बाकी सत्य नहीं है। जैसे बात करें, देखो सिंपल सा है, मूल्यांकन केवल गुणात्मक नहीं होता है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से संबंधित होता है, तो एक से नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे। देखिएगा मैंने कोशिश की है सभी को थोड़ा थोड़ा समझाने की, और फिर भी कोई चीज़ रह गई, छूट गई है तो कमेंट में बता सकते हैं, बाकी बताने की तो कोशिश पूरी की है, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।